हेलो। लक्ष्मीकांत की आज ऑडियो सीरीज में हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है। तीसरा चैप्टर है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें और 97वें संशोधन में संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारतीय मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। संविधान की विशेषताएं। संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित जैसे अमेरिकी संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहत, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान 2016 इसमें एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों के करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग को हटा दिया गया। इसमें करीब 90 अनुच्छेद 4 भागों 4 का, 9 का, 9 ख और 14 का और 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेजों में शामिल किया गया है। विभिन्न स्रोतों से विहित। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों, भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग, संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जिसे अब रूस के नाम से जाना जाता है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के इस अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह का प्रावधान है।
कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक है। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया के तहत संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 में इसके 2 अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते को निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसा कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, केसी वेरे, वारगेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टिन, फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जेगिंस व अन्य। सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के रूप नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है। वास्तविक व नाम मात्र के कार्यकलापों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी। एक ओर जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित करता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे स्तर पर उच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमबद्ध अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एक एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है।
यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्त, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने के शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार हैं: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह कार्य करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं। इसलिए इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है तथा जनमत। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। संविधान के 4A भाग में एक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 का है, इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, संप्रभुता, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारी स्त्री संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारा की भावना का विकास करे इत्यादि। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 1976 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा, अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 14। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत ये बातें लिखी गई है। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16 के तहत हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। अनुच्छेद 25 के तहत
हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 के तहत किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 28 के तहत नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 के तहत धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म, चर्च और राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 1988 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम देश के बृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्ग के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। एकल नागरिकता यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, एकल व संघीय, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान अर्थात भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों को दो समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त और दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सिवाय कुछ मामलों के, जैसे जनजातीय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर इत्यादि। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जातीय विवाद होते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया है। स्वतंत्र निकाय भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं: संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग, राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत व नियंत्रक एवं महालेखाकार। ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिक और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। राज्य लोक सेवा आयोग जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। विभिन्न प्रावधानों तथा यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारतीय विभिन्न व्यय इत्यादि माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। आपातकालीन प्रावधान
आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहत आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकती है। केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, 365, अनुच्छेद 365। वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट हो तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक में परिवर्तन होना भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। त्रिस्तरीय सरकार, मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र व एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थी। बाद में वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। संविधान में एक नए भाग 9वें एवं नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग 9 तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर एक नज़र। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण का दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। अनुच्छेद 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 167
राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 49 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 263 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 280 वित्त आयोग। 300 वाद और कार्यवाहियाँ। 300 का विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदोन्नति किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य। 323 प्रशासनिक अधिकरण। 323 का प्रशासनिक अधिकरण। 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। 352 आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। संविधान की अनुसूचियों पर एक नज़र। प्रथम अनुसूची है राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची है परिलब्धियां पर भत्ते, विशेष अधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, जिसमें है भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तीसरी अनुसूची है, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञापन के प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची तथा संपत्ति सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय थे, फिलहाल 61 विषय हैं, मूल रूप से 47 संवर्ती सूची में थे, फिलहाल 52 विषय हैं। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, मूल रूप से 14 मगर फिलहाल 22 हैं। ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली को के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया कर दिया गया। 9वीं अनुसूची भू सुधारों और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियमन। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक संवीक्षा से इसमें सम्मिलित कानून से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 में के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां, इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची न्यायपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां,
इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। संविधान के स्रोत पर एक नज़र। भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। ब्रिटेन का संविधान संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का पद को से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। आयरलैंड का संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा का संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया का संविधान समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें। जर्मनी का वाइबर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ का संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श। फ्रांस का संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान का संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सभी देशों के संविधान से जो भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। सहकारी समितियां। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में निम्न 3 परिवर्तन संविधान में किए गए। इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 19 के तहत इसने नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा। सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए अनुच्छेद 43B। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक से अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक। नया भाग 11B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। यह संसद को अंतर्राज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान की आलोचना। भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया और अंगीकार किया गया की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का भी संविधान कहते हैं और उधारी की एक बोरी अथवा एक हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पाबंदगिरी। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं अतार्किक है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वाले ने अन्य संविधानों के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया। उपरोक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? 100 साल से अधिक हो गए जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अनेक देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया गया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। इसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सभी संविधान में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने लंबे समय से हुआ है उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उसको टालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ कि संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए। इसने संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया था। फिर उसका ही संशोधित रूप। उदाहरण के लिए N. श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेगिंस ब्रिटिश संविधानवेत्ता ने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं।
पुनः पी.आर. देशमुख संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यता भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार इसमें जुड़ गया है। उपरोक्त आलोचकों का उत्तर संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया। जहाँ तक आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूँगा। उदाहरण लेने के लिए कुछ भी लज्जास्पद नहीं है, इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है, संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकत्व अधिकार, पेटेंट राइट नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। अभारतीयता अथवा भारतीयता विरोधी। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय है या भारतीयता विरोधी है क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिसमें यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। इस संदर्भ में के हनुमथैया संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की, हम बीना या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार में से शिक्षित हुए हैं। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्र ने एक अन्य संविधान सभा सदस्य से संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम का दासवत आत्मसमर्पण कहा। लक्ष्मी नारायण साहू एक अन्य संविधान सभा सदस्य का कहना था, जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया भारत की मूलभूत में प्रकट नहीं होती, यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। गांधीवाद से दूर संविधान। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमथैया ने कहा, वह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, न ही संविधान को उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशमय संविधान सभा के एक और सदस्य इस कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अम्बेडकर की सहभागिता नहीं होना, साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते हैं। महाकायाकार। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय है और बहुत विस्तृत है, जिसके अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित हैं। सर आइवर जेगिंस एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता के विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान समान रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। इस संदर्भ में एच.बी. कामत संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की, प्रस्तावना जिस किरीट का हमने सभी सभा के लिए चयन किया वह एक हाथी है। अपनी सभा के लिए चयन किया वह एक हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहमत नहीं होगा और हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया। वकीलों का स्वर्ग। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विधिवादितापूर्ण है तथा बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है, उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। वही सर आइवर जेगिंस ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। इस संदर्भ में एच.के. महेश्वरी संविधान सभा के सदस्य का कहना था, प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है और यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पी.आर. देशमुख ने कहा, मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार तथा शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता। शायद इनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था, जिसे मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवंत स्पंदन युक्त जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों से लद गए जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था।